बिजनेस स्टडी चैप्टर नेम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमें फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है, यानी पैसे की जरूरत होती क्यों है बिजनेस में? तीन रीजनों के कारण। इसके तीन मेन रीजन है। पहला फिक्स कैपिटल के लिए, दूसरा वर्किंग कैपिटल के लिए और तीसरा ग्रोथ और एक्सपेंशन। बिजनेस को ग्रोथ दिलाने के लिए और बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब क्या क्या सोर्सेज है पैसे लाने के बिजनेस में? दो तरीके के सोर्सेज है। पहला है ऑनर्स फंड, दूसरा है बोरोवर्स फंड। ऑनर्स फंड तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में हमें वोटिंग राइट्स मिलता है और जो प्रॉफिट होता है वह बहुत ज़्यादा भी हमें मिल सकता है और कभी कभी बहुत कम भी मिल सकता है। अगला है प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म में जब हमें पैसे कहीं देना हो तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर आता है। इसमें हमें फिक्स अमाउंट का कुछ डिविडेंड मिलते रहता है हमेशा, लेकिन ये जो रिटर्न है फिक्स रिटर्न इसमें रहता है। इसमें अगर उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे ज़्यादा, जितना हमारा फिक्स रिटर्न है उतना ही मिलेगा, लेकिन जो हमारा लॉस है वह मेकअप हो जाता है। अब इसमें कंपनी अगर डूबती है तो उसका जो पैसा मिलने वाला होता है वह सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलता है। अगला इसका कुछ डीमेरिट्स है, इसमें वोटिंग राइट्स हमारा नहीं होता है और इसमें रिस्क कम है प्रेफरेंशियल शेयर में इक्विटी शेयर के मुकाबले। सो इसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वह कम होता है इक्विटी शेयर के मुकाबले। अगला है रिटेन्ड अर्निंग। अब ये जो है ये बिजनेस अपने एक सेविंग थोड़ा थोड़ा करके रखती है। अब ये क्यों? जो कंपनी हो उसका जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वह सेव कर लेती है फॉर अ बैड टाइम या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट में। जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वह डालने के लिए। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं रिटर्न अर्निंग के। पहला होता है लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए, छोटे और लंबे समय जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तब उस रिटर्न अर्निंग का काम आता है। दूसरा है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। तीसरा फ्रीडम ऑफ यूज है, कंपनी जब चाहे जब यूज कर सकती है। अगला है सपोर्ट प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड सपोर्ट। एंड लास्ट है सोर्स ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब ये जो रिटर्न अर्निंग है ये एक सोर्स हो जाता है रिस्की इन्वेस्टमेंट का। अगला है सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। पहला है, इसमें भी बहुत तरह के आते हैं सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। पहला होता है ट्रेड क्रेडिट, दूसरा पब्लिक डिपॉजिट, तीसरा कमर्शियल बैंक, चौथा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, पांचवा डिबेंचर और लास्ट हो गया लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं पहला ट्रेड क्रेडिट, व्यापार में उधार। अब क्रेडिट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें एक दुकानदार से जो उधार मिल जाता है उसी को हम लोग ट्रेड क्रेडिट करते हैं। जनरली इट रेंजेस बिटवीन 3 से 6 मंथ। ये हमें 3 से 6 महीने तक का मिल जाता है उधार। अगला है द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द परचेजर। अब हमें कितने का उधार मिलेगा वो हमारे रेपुटेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर हमें दिया जाता है। अगला है इसके फीचर्स हैं, पहला ये इजीली अवेलेबल है, दूसरा ये फ्लेक्सिबल है एंड थर्ड ये इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट यानी इसमें कोई इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ता। अगला है पब्लिक डिपॉजिट। अब डिपॉजिट लेस बाय द कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब जो कंपनी है वो पैसे पब्लिक से डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देता है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा कंपनी को, तब कोई बन रहा है इसमें पैसे लगाएगा। अगला है लिमिटेड फंड। अब पब्लिक डिपॉजिट जो है, पब्लिक डिपॉजिट शैल बी लेस देन 25% ऑफ कंपनी कैपिटल। जो कंपनी का कैपिटल है, यानी अगर कंपनी का 100 रुपये कैपिटल है तो वह 25 रुपये ही मार्केट से उठा सकते, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकती। अब इसमें एक डीमेरिट्स होता है कि जब पब्लिक डिपॉजिट थ्रू पैसे लिए जाते हैं तो पब्लिक आम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता उसके बदले, जिसको वह बेचकर या फिर उसको किसी को देकर उतना अपना पैसा निकाल पाए, तो ये एक थोड़ा रिस्क टाइप का हो जाता है। ओके, उसके बाद एक और चीज आता है डिवेंचर या बॉन्ड। होल्डर ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर को होल्ड करके रखते हैं यानी जो डिवेंचर लेते हैं उनको हम लोग डिवेंचर होल्डर कहते हैं। अगला है जब पब्लिक के थ्रू पैसे लिए जाते हैं तब उनको एक डिवेंचर लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको वे एज अ प्रूफ रख सकते हैं, चाहे तो वे बेच भी सकते हैं। अगला है इसके फीचर होते हैं, इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाता है तब रीपेमेंट कर दिया जाता है। अगला है शेयर जब कोई खरीदता है तो उससे शेयर होल्डर वह बन जाता है उस कंपनी का, लेकिन जो शेयर खरीदता है वह शेयर होल्डर बन जाता है और वह कंपनी का मालिक कहलाता है। वहीं पे जो डिवेंचर खरीदता है वह डिवेंचर होल्डर बनता है और वह कंपनी को लोन देने वाला माना जाता है। ओके, अगला है जो ओवरड्राफ्ट है उसमें पर डे का इंटरेस्ट लगता है। अगला है कि जो टर्म लोन है वह 3 तरीके का हो सकता है, पहला शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन और तीसरा मीडियम टर्म लोन। अगला है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक।
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका पहला नाम है। दूसरा कह सकते हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, अगला कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक। इन तीनों का नाम, ये तीनों के तीनों एक ही चीज है। अब इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय द फर्म। अगर किसी बिजनेस को कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कहीं कहीं कुछ मात्रा में एस्टेब्लिश करके रखे, वहां से जाके पैसे उठाए जा सकते हैं। अब इनके फीचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये करवा सकते हैं, लंबे समय तक बिजनेस को पैसे दे सकते हैं। दूसरा मैनेजर एडवाइस, बिजनेस कैसे चलाना है उसको, उसका कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। एंड लास्ट लोन इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी उधार देते हैं, लोन देते हैं। ये जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वे लोग, या डेवलपमेंट बैंक है वो, या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है या वो। अगला है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इसमें क्या, जैसे मान लीजिए बिजनेस, दो लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं और वे उन लोगों को हम बिजनेस फ्रेंड कहते हैं। अब उसमें से एक आदमी को पैसे की जरूरत पड़ी तो दूसरे के पास वह फोन किया, तो उसने बोला भाई मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं तुम्हें 5-10 दिन में जैसे मुझे पैसे कहीं अटक गया है, जैसे आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने दे दिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इस 3 तरह के हो सकते हैं। पहला अगर 3 महीने के लिए वह व्यक्ति लिया है तो वहां पे उसे 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 6 महीने के लिए तो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कॉल डिपॉजिट यानी समय निर्धारित नहीं, अगर 5 दिन में पैसे उसके पास आ जाते तो वह दे देगा, तो वहां पे उसको 10% तक का इंटरेस्ट देना होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये सेक्रेसी होता है यानी अननोन टू द पब्लिक, यानी जो आम जनता है उसको ये पता नहीं होता है कि इन दोनों में क्या कोई उधार वगैरह चल रहा है कि नहीं। दूसरा अनसिक्योर्ड लेकिन हाई रिस्क होता है क्योंकि 2 आदमी के बीच हुआ है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं। एंड थर्ड हाई रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है। एंड लास्ट फ्री फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम्स, जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स यानी कोई जो डॉक्यूमेंट होता है उससे ये सब फ्री है। ओके, अगला चैप्टर हम लोग का अब करते हैं स्मॉल बिजनेसेस एंड इंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेस विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टुगेदर प्रोवाइड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जितने भी विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वे लोग एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं इंडिया में। अगला है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग यानी अगर प्लांट और मशीनों में पैसे लगाए हैं तो अगर वह माइक्रो मैन्युफैक्चरर उसे कहेंगे जो जिसका 25 लाख तक का वैल्यूएशन है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर उसे कहेंगे जिसका 5 करोड़ तक का वैल्यूएशन है। एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर उसे कहेंगे जिसका 10 करोड़ तक का वैल्यूएशन है। एंड लास्ट बिग मैन्युफैक्चरर उसे कहेंगे जिसका 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है अपना। अगला है सर्विसेज, जो इक्विपमेंट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर माइक्रो सर्विसेज वाले कंपनी उसे कहेंगे जिसका 10 लाख तक का वैल्यू है, जिसका 2 करोड़ तक का वैल्यू है वह स्मॉल फाइनेंस हो जाएगा, और जिसका 5 करोड़ तक का वैल्यू है वह हो जाएगा मीडियम सर्विसेज वाला। अगला है रूल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। स्मॉल बिजनेस जो है रूरल एरिया में उसके क्या क्या रूल है। पहला एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होते हैं, ये लोग लेबर को कुछ इंटेंसिव दिए करते हैं। अगला है रूरल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। फिर है स्टैंडर्ड इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड मोर इनकम टू पीपल ऑफ रूरल एरियाज, और ये इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करते हैं। जो रूरल एरियाज में जो आम लेबर होते हैं वे जो काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है जब स्मॉल बिजनेसेस वहाँ चले जाते हैं। अगला है गवर्नमेंट असिस्टेंट। अब जो गवर्नमेंट है, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको गवर्नमेंट मदद करती है 2 तरीके से। पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और दूसरा इंसेंटिव ऑफर। पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC जो सेटअप हुआ था 1955 में, इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट एंड फास्टन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन कंट्री। अगला है मेन फोकस ऑन सप्लाइंग इंपोर्टेड एंड हेवी मशीन ऑन इजी इंस्टॉलमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, और एक्सपोर्ट SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट। अब 3 चीजें हैं, पहला इंटरप्रेन्योर, दूसरा इंटरप्राइजेज और तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, इंटरप्राइजेज का मतलब होता है बिजनेस, और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन जितना भी काम कर रहा है बिजनेस को चलाने के लिए वह सब, उसे हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फिर एक बार, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, इंटरप्राइजेज का मतलब होता है बिजनेस, और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन जितना भी काम कर रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए। अब हमें इंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? पहला इनोवेशन, जो इनोवेशन ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अगला ग्रोथ जो है वह इंक्रीज हो जाता है इनके मदद से। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट हो जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वह और ज़्यादा मिलने लगता है। अगला लाइफ लाइन ऑफ नेशन, यानी
अगर ज़्यादा एंटरप्रेन्योर रहेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी कंट्री की। अगला सोशल बेनिफिट, समाज को बेनिफिट होता है, मोर कंपटीशन इक्वल टू डिक्रीज प्राइस, यानी समाज को कम दाम में सामान मिलने लगेगा। अगला विच हेल्प लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ये मदद करने लगते हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। अब इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या है? पहला सेल्फ डिस्कवरी, मैं किसमें अच्छा हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बिना बोर हुए, वह पहले करना होता है, यानी सबसे पहले खुद को डिस्कवर करना होता है कि हम किसमें हैं। अगला आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, नीड, वांट एंड प्रॉब्लम, यानी लोगों की क्या जरूरत है, वे क्या चाहते हैं जो और कोई नहीं दे रहा है, लोगों को कहाँ परेशानी आ रही है, पहले देखना जो करना चाहता हूँ क्या बाजार में उसके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, यानी पहले अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना, पहला डिस्कवरी फिर अपॉर्चुनिटी देखना। थर्ड आइडियाज को जनरेट करना या इवेल्युएटिंग आइडियाज, अब मार्केट में निकल जाइए और देखिए कि जो आपका आइडिया उस पर आप लोग काम कैसे कर सकते हैं। फिर अगला है चौथा प्लानिंग, पहले ये करूंगा, यानी पहले आपको ये प्लान करना होगा पहले कौन सा काम करेंगे फिर उसके बाद कौन सा काम करेंगे। अगला है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, अब काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है, यानी रोकड़ की जरूरत पड़ती है तो मार्केट में लेने निकल जाइए। अगला है स्टार्टअप, यानी कि अपने इंटरप्राइज को स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे से, ठीक है। एंड लास्ट है ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है ये सब लास्ट थोड़ा सा ग्रोथ, उसके बाद हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे अपने ग्रोथ पे। एंड लास्ट जब ग्रोथ हो जाएगा, जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, मान लीजिए 10 लाख करोड़ का हो गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं अब इसको और बड़ा नहीं कर सकता, तो हार्वेस्ट कर दीजिए, यानी किसी को बेच दीजिए, अपना 10 लाख करोड़ निकाल लीजिए। अगला है विश टू फंड स्टार्टअप, अब स्टार्टअप को फंड कहाँ से मिल सकता है? पहला बूट स्ट्रैपिंग या सेल्फ फंडिंग, अगला क्लाउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फाइनेंस और वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? एक फॉर्म बना होता है जिसमें 100 से 200 लोगों से बहुत पैसे लिए जाते हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप को दिए जाते हैं और उससे जो कुछ प्रॉफिट आता है वो सब में बांट दिया जाता है। अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, क्रिएशन बिगिंस विद एन आइडिया एंड वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट तो इंडिविजुअल कैन अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर द प्रोटेक्शन, लीगल राइट्स कॉन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज IPR। एग्जाम्पल म्यूजिक पे आप लोग IPR ले सकते हैं, लोगो, बुक्स, इन्वेंशन, नेम, डिजाइन, इन सब पे आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार ले सकते हैं। अब IPR इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला ये एक इंसेंटिव होता है, जो इन्वेंट किया है उसके लिए एक इंसेंटिव हो जाएगा, एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है ऑनर्स को। और थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम जनरलाइजेशन, जनरल यानी आम लोगों तक आम होने के लिए, ये आम चीजें होने के लिए ये बच जाता है। अब ये 3 तरीके का IPR हो सकता है, पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट और थर्ड ट्रेडमार्क। ओके।